नमस्कार, मैं रुपेश। आईसीटी या आईटी ये जो पार्ट है ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में भी आता है। थर्ड ग्रेड के आईटी वाले पोर्शन में भी कुछ चीजें इसमें कवर हो जाएंगी और एमआरएस की जो भर्ती होती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें भी जो आईटी आईसीटी का पार्ट है उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। आईसीटी और आईटी को हम लगभग मिलता जुलता मानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब उसमें जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें कम्युनिकेशन भी शामिल हो ही जाता है। यानी इसमें दो चीजें हैं। टेक्नोलॉजी जो दो काम करे, इंफॉर्मेशन यानी सूचना का फ्लो, जिसमें सूचना को भेजना, सूचना को प्राप्त करना, सूचना का भंडारण करना और सूचना को प्रोसेस करना यानी उसका संसाधन करना, ये चारों चीजें इसमें आ जाती है। साथ ही जब हम इसमें संचार के उपकरणों की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। संचार के लिए चाहे वो तार वाले उपकरण हो, चाहे बिना तार वाले उपकरण हो, यानी चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आईटी या आईसीटी क्या है? आईटी या आईसीटी क्या है? ऐसे औजारों या आप कह सकते हैं उपकरणों, औजारों, उपकरणों और एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार से युक्त एक ऐसी तकनीकी है जो मेन काम क्या करती है? सूचना का संग्रहण यानी स्टोरेज। संग्रहण का मतलब होता है सूचना को इकट्ठा करना या कलेक्ट करना, कलेक्शन। भंडारण यानी सूचना को स्टोर करना, उसका पुनः प्रस्तुतिकरण यानी उसको रिप्रेजेंट करना, यानी अगर आप उसका कोई स्वरूप बदलना चाहते हैं, उसका यूज करना, उसका स्थानांतरण यानी उसका ट्रांसफर करना, उसका संश्लेषण यानी सूचना का निर्माण करना या उसका सिंथेसिस करना। संश्लेषण सिंथेसिस होता है, उसको सूचना को सिंथेसाइज करना, उसका एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करना, उसका एसिमिलेशन यानी आत्मसात करने का मतलब है हमारे जो पहले से जो हमारा ज्ञान बना हुआ है उसके अंदर उस सूचना को और समाहित कर लेना आदि के विश्वसनीय और यथार्थ संपादन में, यानी उनका एक तो विश्वसनीय होता कि सूचना पर हम विश्वास कर सके और एक और यथार्थ का मतलब रियलिस्टिक हो, काल्पनिक नहीं हो, वास्तविक हो, में सहायक सिद्ध होते हुए उपयोगकर्ता को अपने ज्ञानवर्धन करने यानी अपने नॉलेज का बढ़ाने, उसका संप्रेषण यानी उसके कम्युनिकेशन और उसके द्वारा अपने डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी निर्णय और समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि करने में जो सहायक सिद्ध हो वो सूचना तकनीकी या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी को हम मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो पार्ट जो परंपरागत रूप से चलता हुआ आ रहा है और एक जो नवीन जो परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी में जो नए परिवर्तन आए हैं। तो पहले तौर पर हम उनको पढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल है या जो परंपरागत है। जो ट्रेडिशनल में कौन से आ जाते हैं? ये ट्रेडिशनल कागज के आविष्कार से शुरू करते हैं। जब मनुष्य ने सबसे पहले कागज और कलम का आविष्कार किया उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन आए। पहले आपको पता है पेड़ों की जो छाल होती थी उन पे लिखते थे, ताम्रपत्र आते थे यानी दीवारों पर उकेरा जाता था। सम्राट अशोक के समकालीन हम पत्थरों पर खुदाई के प्रमाण देखते हैं। तो ये लेखन तो तब से ही चलता आ रहा है। आज अगर हम सम्राट अशोक के समय के अगर शिलालेखों की बात करते हैं तो वो संप्रेषण का ही तो काम कर रहे हैं। उस समय की परिस्थितियों का संप्रेषण आज हम प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले परंपरागत में हम लोग लेते हैं प्रिंटेड मटेरियल, यानी जो प्रिंटेड है। आज जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो गाइड आप लोग पढ़ते हैं, वो सब मुद्रित है, ये परंपरागत में आता है। इसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं या और कोई सामग्री है। इसके अलावा जो मौखिक रूप से जो सूचना का या ज्ञान का जो प्रसार होता है वो भी परंपरागत के अंतर्गत आता है। चित्रात्मक सहायक सामग्रियां जैसे कोई हम चित्र का या चार्ट का या मैप का या पोस्टर, कार्टून, ग्राफ आदि का जो हम प्रयोग करते हैं ये भी परंपरागत के अंतर्गत आता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जो आईसीटी का पार्ट है वो परंपरागत है और कौन सा आधुनिक है। तो वहां तुलनात्मक प्रश्नों का जवाब देने में ये टेबल आपकी मदद करेगी। इसके अलावा त्रिआयामी का मतलब होता है जैसे कागज है ना, तो कागज पर हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो वो दो आयामों को कवर करता है। जैसे ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये द्विआयामी है,
लेकिन इस स्क्रीन के आगे जो मैं खड़ा हूं वो मैं त्रिआयामी हूं, यानी मेरे 3 आयाम है। लंबाई आप कह सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आयाम जहां आ जाते हैं, जो चीज ठोस रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाती है, जैसे नमूने, सैंपल होते हैं। जब आप एक पत्थर का सैंपल लेके आते हैं, मिट्टी का सैंपल आप लेके आते हैं, पेड़ की पत्ती का या फूल का आप सैंपल लेके आते हैं, जब आप टेलर को कपड़ा देकर आते हैं तो वो आपको सैंपल के लिए कपड़ा देता है कि भैया आप लेके जाइए, और जब कपड़ों की सिलाई हो तब आप इस नमूने को लेकर आइए ताकि हम मिलान करके आपके कपड़े आपको वापस दे देंगे। जब आप खाने के लिए जैसे चावल लाते हैं तो चावल के 4 दाने आप नमूने के तौर पर लेके रखते हैं, तो वो त्रिआयामी होता है। मॉडल है, जैसे अब वो मॉडल चाहे कार्य करने वाला हो चाहे स्थिर मॉडल हो, जैसे डॉक्टर कंकाल तंत्र का मॉडल रखते हैं, हृदय के स्पेशलिस्ट हृदय का मॉडल रखते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट किडनी का मॉडल रखते हैं, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो दांतों का मॉडल आपके सामने रखते हैं। ऐसे ही हम लोग पृथ्वी की गति का मॉडल बना सकते हैं, ग्रहों की गति का मॉडल बना सकते हैं, हृदय की गति का मॉडल बना सकते हैं। ये वर्किंग भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कठपुतलियां हैं, या जैसे डायोरमा का यूज किया जाता है, होलोग्राम का यूज किया जाता है, ये सब त्रिआयामी है। इसके अलावा जो ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, जो ऑडियो विजुअल उपकरण हैं, जैसे रेडियो, टीवी या स्लाइड प्रोजेक्टर जो पहले चलता था, ओएचपी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, सिनेमा है, टैप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये सारे परंपरागत संप्रेषण सामग्रियों के अंतर्गत या परंपरागत आईसीटी का पार्ट है। लेकिन जब अपन आधुनिक की बात करते हैं, लेटेस्ट की बात करते हैं, जो हाल के कुछ वर्षों में जो नए इनोवेशन हुए उनकी बात करते हैं, तब इनमें कौन से आ जाते हैं, जैसे डिजिटल वीडियो कैमरा। आज आप किसी भी मित्रा पे जाते हैं, उसकी मॉनिटर के ऊपर एक कैमरा लगा रहता है, वो आपकी फोटो कैप्चर कर लेता है, तुरंत अपलोड कर देता है। आप जब आधार अपडेट करवाने जाते हैं, वो आधार वाले आपके आइरिस कैप्चर करते हैं, आपका बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज में जाकर बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगाते हैं, ये सब लेटेस्ट है। आप अंगूठा यहां लगा रहे हैं, लेकिन सत्यापन आधार के सर्वर से होते हुए स्कॉलरशिप के पोर्टल पर हो रहा है। तो कितना कम्युनिकेशन यहां पर हो रहा है, ये मॉडर्न है, लेटेस्ट है। इसके अलावा जैसे मल्टीमीडिया पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर जो मल्टीमीडिया है, इसके अलावा आपके लैपटॉप है, नोटबुक है, मोबाइल है, टैबलेट है, ये सब परंपरागत में नहीं है, सब आधुनिक में आ जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में हम विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बुक तैयार करनी है, नोट्स तैयार करने हैं, आप एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई अकाउंट्स का हिसाब बनाना है, या फिर अगर आपको कोई टेबल बनानी है, चार्ट्स बनाने हैं, तो आप एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे लोगों का डेटाबेस बनाना है तो आप एमएस एक्सेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं, तो हम एमएस पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। फोटो को एडिट करने के लिए जैसे एडोब फोटोशॉप का हम लोग यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए आप जैसे एमएस पेंट का यूज करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी मॉडर्न के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं, चाहे वो एलसीडी हो, एलसीडी को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है डीएलपी प्रोजेक्टर। ये डीएलपी जो होता है इसको बोलते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, यानी ये लाइट, ये आजकल के लेटेस्ट प्रोजेक्टर्स में आ जाते हैं। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ये नवीन चीजों में आ जाते हैं। एलसीडी और डीएलपी के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो मॉडर्न में आते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है वो पुरानों में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि स्लाइड जो होती थी वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड बनाई जाती थी, पीछे से लाइट पड़ती थी, जब उसके आगे वो स्लाइड आती थी तब उसका रिफ्लेक्शन सामने पड़ता था। लेकिन आज हम जो ये स्लाइड बना रहे हैं पावर पॉइंट में, ये डिजिटल स्लाइड है। ये डिजिटल स्लाइड को प्रोजेक्ट करने के लिए हम एलसीडी या डीएलपी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो, ये आधुनिक में आ जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, चाहे वो ईमेल हो, आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, चैट का यूज करते हैं, वीडियो कॉल हो या वॉइस कॉल हो, ये सब के सब आधुनिक के अंतर्गत आ जाते हैं। चैट है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप जूम ऐप का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज कर सकते हैं, गूगल मीट का आप यूज करते हुए आप इवन आजकल तो
व्हाट्सएप भी आपको शायद 8 लोगों तक की लिमिट देता है कि 8 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट जो चीजें होती हैं ये आधुनिक के अंतर्गत है। इसके अलावा जब अपन सीखने की बात कर देते हैं तो ई लर्निंग, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इसको देखकर कहीं भी भारत में बैठकर आप इसको देख रहे हैं, तो ये ई लर्निंग है। ई लर्निंग का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सीख रहे हैं। शिक्षक आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट होकर आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। जब आप इसमें मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो एम लर्निंग बन जाती है। यानी यही वीडियो जब आप कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो ई लर्निंग है, लेकिन आप अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो वो एम लर्निंग है। इसके अलावा जैसे वर्चुअल क्लासरूम है, यानी आप अपने घर बैठे हैं और आप वर्चुअली यानी काल्पनिक रूप से ऐसे आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं जैसे आप कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हो। तो वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, ये जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में आपके सामने यूज कर रहा हूं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये मॉडर्न आईसीटी का पार्ट है। आईसीटी के इस पार्ट में हम सबसे पहले कंप्यूटर्स की बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो सवाल होता है वो चाहे ग्रेड 3 का पेपर हो, ग्रेड 1 का पेपर हो और चाहे ईएमआरएस का पेपर हो, सभी में समान रूप से पूछा जाता है। कंप्यूटर की जब अपन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर के वर्गीकरण में आते हैं। जब कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, जो सबसे सस्ते भी होते हैं और सर्वसुलभ होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, या इनको पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। ये आप जो लैपटॉप यूज करते हैं, लैप यानी गोद और टॉप यानी टॉप, यानी जब आप गोद में रख लेते हैं कंप्यूटर को, हाथों में रख सकते हैं तो हथेली में रखते हैं तो पाम टॉप बन जाता है, गोद में रखते हैं तो लैपटॉप बन जाता है, और टेबल पर रख देते हैं तो डेस्क टॉप बन जाता है। तो टॉप या वो उसको डेस्क पे रख रहे हो, गोद में रख रहे हो या हथेली पे रख रहे हो। यानी एक छोटा सा उपकरण आपको बहुत सारी काम करने की आपको सहूलियत प्रदान करता है। ये छोटा आकार होता है, कम कीमत होती है और इसमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसका प्रयोग करके नॉर्मली ये इतनी ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं होती है, तो एक बार में एक व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, ज्यादा लोग एक साथ इस पर काम नहीं कर सकते हैं। इसको हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा, इससे थोड़ा ज्यादा महंगा और ज्यादा योग्यता या ज्यादा काम करने की क्षमता वाला होता है मिनी कंप्यूटर। इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, कीमत ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, भंडारण क्षमता भी इनकी ज्यादा होती है, और नॉर्मली ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें 10 से लेकर 100 आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो सर्वर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। जैसे अगर कोई एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को 100 लोग काम में ले रहे, जैसे आप यहां अपन अगर बात करें, जैसे जन आधार है, अब जन आधार पे कितना डेटा होता है, इस डेटा पर कोई एक सर्वर में वो डेटा पड़ा है, लेकिन किसी भी मित्र पर बैठकर आप उस जन आधार में एडिटिंग कर लेते हैं, जन आधार में कोई जानकारी ऐड कर लेते हैं, तो ये तभी संभव है जब वो कंप्यूटर इतने लोगों को एक साथ काम करने की इजाजत देता है। तो जैसे बहुत सारी कंपनियों में एक सर्वर होता है और अलग अलग उसके क्लाइंट होते हैं, तो एक ही सर्वर में डेटा रहता है लेकिन काम 100 लोग ले लेते हैं, तो उसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मली इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर के रूप में होता है। जन आधार जैसा डेटा जो बड़े लेवल पर काम आता है उसमें नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। रेलवे जब आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था देता है, एयरलाइन वाले जब आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था देते हैं, आरपीएस जब आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरने की इतनी सारी व्यवस्था देता है, जहां हजारों क्या लाखों बच्चे आवेदन करते हैं, तो वो थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली और तेज रफ्तार वाले होते हैं। इनकी गति उच्च होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। नॉर्मली ये डेटाबेस यानी आंकड़ों को इकट्ठा करने में, ऑनलाइन सर्विस में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आरपीएससी आपसे ऑनलाइन आवेदन लेती है या और कोई जैसे सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें लाखों बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रूप से रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल होते हैं और देश में गिनी चुनी संस्थाएं ही सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। ये सबसे अधिक गति, जटिल गणना करने की क्षमता होती है, बहुत महंगे होते हैं, अरबों रुपए इनकी कीमत होती है। मुख्यतः इनका उपयोग ज्यादातर कहां किया जाता है? चिकित्सा विज्ञान में। जो चिकित्सा विज्ञान की जो जटिल खोजें होती हैं, अनुसंधान होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस में इनका उपयोग किया जाता है। जब यहां से हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और सैटेलाइट को जब कंट्रोल करना हो, उसको काम में लेना हो,
या जैसे हमने चंद्रयान भेजा तो चंद्रयान को कंट्रोल करने के लिए आपका और हमारे घर में रखा कंप्यूटर काम नहीं आ सकता, वहां हमें बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। मौसम का अध्ययन, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, कहां चक्रवात आ सकता है, किस जगह कहां पे बारिश हो सकती है, कहां कैसा कैसा क्लाइमेट अभी या कैसा वेदर वहां पे रहेगा, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए डिफेंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में, एआई में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी रिसर्च में इनका इस्तेमाल होता है। भारत ने जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम परम था। भारत में वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर है। इनके नाम आप याद रखना, इनके ऊपर सवाल आता है। भारत में इन सुपर कंप्यूटर को सीडेक द्वारा पुणे में स्थापित किया गया है। सीडेक जो है वो एक भारतीय संस्था है, स्वायत्त शासित संस्था है, जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक। और कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी जो गणना होती है वो फ्लॉप्स में होती है, FLOPS। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर आपका जो कंप्यूटर है वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन या कितनी गणनाएं वो कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की गति जो होती है वो फ्लॉप्स में होती है। और नॉर्मली आजकल के जो फ्लॉप्स होते हैं, आजकल के जो सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं वो तो एक्सा फ्लॉप्स तक पहुंच गए। यानी आप देख सकते हैं जैसे किलो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, मेगा 10 की पावर 6 होता है, गीगा 10 की पावर 9 होता है, टेरा 10 की पावर जो होता है वो 12 हो जाता है। तो ऐसे ही इनकी जो गति है वो समय के साथ बढ़ती हुई जा रही है। ये एक नॉर्मल कंप्यूटर है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कहते हैं। और इनके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने किताब में दे रखी है, तो आप और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। कंप्यूटर की जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला, कंप्यूटर के वो भाग जो इनपुट का काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, जब तक हम उसके अंदर कोई जानकारी नहीं डालेंगे वह जानकारी को प्रोसेस कहां से करेगा और फिर आउटपुट कहां से देगा। किसी भी कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो चीजें जो उसके अंदर इनपुट का काम करेंगी, उसके बाद वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर आपको एक आउटपुट के तौर पर कुछ जानकारी या सूचना को प्रदान करेगा। क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब हम कोई भी जानकारी डेटा के रूप में इनपुट करते हैं, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके वो डेटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। यानी आंकड़ों का जब संसाधन होता है तब वो एक सूचना का रूप लेती है। जैसे एक कक्षा के 50 बच्चे हैं, आपने उन 50 बच्चों के किसी सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए या उनका नाम बता दिया, उनका रोल नंबर बता दिया, तो वो एक डेटा है। लेकिन जब आप उस डेटा की टेबल बनाकर और एक पूरी टेबल बनाकर आप ये बताते हैं कि रोल नंबर 5, ये बच्चा इतने नंबर है, क्लास में कौन किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, क्लास में किसके मार्क्स सबसे कम है, कौन कौन से रोल नंबर वाला बच्चा फर्स्ट रैंक वाला है, कौन से रोल नंबर वाला बच्चा सेकंड है, कौन से बच्चे फेल हुए हैं, कौन से बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं, ये जब आप एनालिसिस करते हैं तब वही डेटा क्या बन जाता है, सूचना बन जाता है। तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो इनपुट देने का काम करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। जब आपको फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है और आप किसी स्टूडियो वाले के पास जाते हैं, वो पहले कैमरे से आपकी फोटो खींचता है। फोटो लेने के बाद वह उसको अपने कंप्यूटर में जोड़ता है, वहां से वो कैमरे वाली फोटो को अपने कंप्यूटर में लेता है, फिर वो एडोब फोटोशॉप खोलता है, फिर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो के हिसाब से वो 10 या 12 की छोटी छोटी पासपोर्ट साइज फोटो बनाता है। उसमें कोई बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर आपकी फोटो जो खींची थी उसमें मान लो आप यहां तक आ गए और वो आपको सिर्फ चेहरे तक का लेना है, यानी उसको पासपोर्ट साइज का बनाना है। उसके बाद वो उसको प्रिंटर में कमांड देता है और प्रिंटर एक पेपर पर आपको प्रिंट करके देता है। तो आपकी फोटो जो खींची वो इनपुट था, फिर उसमें जो एडिटिंग की वो प्रोसेस था और आपको जो प्रिंट निकाल के दिया वो आउटपुट था। तो कंप्यूटर में हम तीनों पार्ट के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे आउटपुट उपकरणों के बारे में
और फिर हम इसके अंदर वाले पार्ट की बात करेंगे, जो इसका जो मेन जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके इसके जो एपिसोड आपके सामने आएंगे उसमें हम पहले कंप्यूटर की पूरी चर्चा करेंगे, चाहे वो प्रोग्रामिंग भाषाएं हो, चाहे वो कंप्यूटर के इनपुट उपकरण हो, आउटपुट उपकरण हो, कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, टीसीपी आईपी हो, एफटीपी हो, चैट हो, सोशल मीडिया हो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके अन्य भागों के ऊपर, जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का कैसे कैसे एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, उनकी चर्चा आगे करेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं इनपुट उपकरणों से या इनपुट डिवाइसेस से। सबसे ज्यादा कॉमन जो इनपुट डिवाइसेज होती हैं, जो लगभग हर कंप्यूटर के साथ अवेलेबल रहती हैं, उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड और माउस। सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आपका कंप्यूटर कोई काम में लेने लायक भी रहेगा क्या। सबसे पहला आ जाता है कीबोर्ड या कुंजी पटल। ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिया है, और ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसमें नॉर्मली 101 बटन होते हैं, 101 कीज होती है। की का मतलब ये बटन होता है, और ये जो 101 कीज होती हैं ये स्टैंडर्ड है, यानी ये मानक है। नॉर्मली इतने बटन तो होने ही हैं, लेकिन आजकल जो कीबोर्ड आते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके सामने कीबोर्ड लेकर आऊं, जैसे ये मेरे कीबोर्ड तो इनकी कुंजियां निकली हुई हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये जो मैं कीबोर्ड आपके सामने लेकर आया हूं, ये कीबोर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें 101 बटन है। हाँ, इसमें कुछ बटन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जैसे आजकल जो डिजिटल कीबोर्ड आते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं, उसमें कई ऐसे फंक्शन एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं, जैसे म्यूजिक का बटन आ गया, या जैसे वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के बटन भी आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 101 बटन तो होंगे। जब आप इस कीबोर्ड को देखते हैं तो हम इसका ऊपर से नीचे विश्लेषण करते हैं। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो पहला बटन आता है एस्केप। एस्केप जो होता है उसको शॉर्ट में ESC लिखा रहता है। एस्केप का मतलब है कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम ओपन कर रखा है, उससे आपको बाहर निकलना है या उसको निष्क्रिय करना है। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, बचना। तो किसी एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन को दबा दिया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि F1 से लेकर F12 तक, ये जो F1 से लेकर F12 तक होती है, इनको कहा जाता है फंक्शन कीज। ये फंक्शन की जो होती है ये 12 होती है और सबका अलग अलग काम होता है। जैसे F1 से नॉर्मली जब आप कहीं पर भी F1 दबाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर इससे हेल्प का मेन्यू खुल जाता है कि भाई ये कोई काम कर रहा हूं और इसमें मेरे को मदद की जरूरत है, तो आप वो हेल्प वाला जो आइकन होता है वो खुल जाता है। F2 से नॉर्मली रीनेम करने के काम आता है, जैसे कोई फाइल है, उस फाइल का आप नाम बदलना चाहते हैं तो F2 दबाते ही उसका जो नाम वाला हिस्सा होगा वो ओपन हो जाएगा, वहां आपको कर्सर दिखाई देगा, फिर आप उससे काटकर या उसको सिलेक्ट करके उसमें नया नाम आप दे सकते हैं। F3 से नॉर्मली सर्च करने के काम आता है, तो जैसे ही आप कीबोर्ड का F3 बटन दबाते हैं तो सर्च मेन्यू खुल जाता है कि आप कंप्यूटर में किसी फाइल को, किसी ऑडियो को, वीडियो को आप सर्च करना चाहते हैं। F4 का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप एल्टर के साथ F4 को एक साथ दबाते हैं तो जो प्रोग्राम ओपन है वो क्लोज हो जाता है। अगर आप एल्टर F4 को बार बार दबाएंगे तो जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम खुले हुए वो सब बंद हो जाएंगे और लास्ट में शटडाउन का ऑप्शन आ जाता है एल्टर प्लस F4 से। F5 से नॉर्मली रिफ्रेश करने के काम आता है, जैसे अगर आपका कोई, आपने मान लीजिए गूगल क्रोम खोल रखा है और वो कोई भी जो पेज आप खोल रहे हो वो पूरी तरह लोड नहीं हुआ है, आधा अधूरा आ रहा है, तो F5 दबाने से वो रिफ्रेश होकर, या कोई जानकारी अपडेट हुई है तो रिफ्रेश करने से वो जानकारी पूरी तरह आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। ऐसे ही ये कुछ और बटन है जिनका, इन सबके फंक्शन की शायद हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये फंक्शन कीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और दो विंडो के साइन होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। ये बैक स्पेस होता है जो अक्षरों को, लिखे हुए अक्षरों को काटने के काम आता है। बैक स्पेस का मतलब बैक जाने में भी काम आता है और बैक का मतलब है अक्षरों को काटने में भी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हो तो इसको दबाने से एक बार में एक अक्षर कटता जाता है।
एंटर का जो की बटन होता है वो किसी प्रोग्राम को ओपन करने के भी काम आता है और नीचे की लाइन में जाने के लिए भी। जैसे एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो तो एंटर दबाते ही वो नीचे वाली रो में चला जाएगा, है ना। और ये जो स्पेस बार के देख रहे हो, ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, साइज में सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार की होती है, जो जगह बीच में खाली स्थान छोड़ने के काम आती है। कैप्स लॉक का बटन जब आप दबा देते हैं तो कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है। तो कैप्स लॉक दबा देने से ये जितने भी अक्षर जब आप टाइप करेंगे तो ये कैपिटल में टाइप होंगे। लेकिन अगर कैप्स लॉक के साथ आप अगर शिफ्ट दबा दोगे तो ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। जैसे अगर कैप्स लॉक ऑन है, ये लाइट ऑन है, तो जो भी अक्षर टाइप होंगे वो कैपिटल में होंगे, लेकिन शिफ्ट दबा देने से वो अक्षर छोटे टाइप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कैप्स लॉक नहीं दबा रखा तो बाय डिफॉल्ट ये अक्षर छोटे टाइप होंगे। अगर उनको बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ दबा दीजिए। जैसे अगर कैप्स लॉक ऑफ है और मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ए छोटा प्रिंट होगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ ए दबाऊंगा तो ए कैपिटल प्रिंट होगा या टाइप होगा। ऐसे ये काम करते हैं। इसके अलावा 4 एरो कीज होते हैं जो नेविगेशन करने के काम आते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ये जो नम लॉक है ये न्यूमेरिक कीपैड होता है एक साइड में आपके कैलकुलेटर की तरह। अगर ये लाइट ऑन है तो ये न्यूमेरिक कीपैड चालू होगा जो इन अंकों का इस्तेमाल करेगा। अगर नम लॉक को आप बंद कर देते हैं तो इसके जो बटन होंगे वो इन कमांड की तरह काम करेंगे। जैसे 8 जो है वो इसकी तरह काम करेगा, 2 इसकी तरह काम करेगा। नम लॉक ऑन होगा तो ये 2 और नम लॉक ऑफ हुआ तो ये डाउन एरो की तरह काम करेगा। इसके अलावा कुछ और बटन होते हैं, जैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेने हैं तो प्रिंट स्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया डालना है तो इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। किसी भी पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पेज के लास्ट में जाने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। हटाने के लिए डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने पीडीएफ ओपन कर रखी है तो पेज अप से एक पेज ऊपर और डाउन से एक पेज नीचे जा सकते हैं। ये कुछ कीबोर्ड की फंक्शनैलिटीज हैं जो हम नॉर्मली काम में लेते हैं। दूसरा इनपुट उपकरण है माउस। मैंने खाली माउस ही नहीं लिया, इसके साथ एक चीज और ली है, इसको कहा जाता है जॉयस्टिक। माउस और जॉयस्टिक दोनों ही इनपुट उपकरण का काम करते हैं। ये जॉयस्टिक इस प्रकार की भी होती है और ये जॉयस्टिक इस प्रकार की भी होती है। नॉर्मली वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये जो माउस आप देख रहे हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक माउस तो होता है मैकेनिकल, आजकल ये माउस मिलता ही नहीं है क्योंकि कोई इसका यूज नहीं करता। मैकेनिकल माउस जो होता है उसके नीचे की तरफ एक प्लास्टिक की, रबर की एक गेंद होती है, तो जब आप माउस को आगे पीछे करते हैं तो वो गेंद जो होती है वो घूमती है और उसके घूमने के कारण और जो आपकी स्क्रीन पर जो कर्सर होता है या जो पॉइंट होता है, पॉइंटर होता है, वो ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट होता है। आजकल के ये जो ऑप्टिकल माउस आते हैं इनको ऑप्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश पर आधारित होते हैं। इनके नीचे की तरफ एक लेजर लाइट होती है लाल रंग की, और वो लेजर लाइट के कारण, और ये जब आप उसको इधर उधर करते हैं तो उसी के अनुसार स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है वो लेफ्ट राइट मूव होता है। इसमें लेजर लाइट यूज करते हैं लाल रंग की, इसलिए कभी भी माउस की इस लाइट के सामने कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंखों को नुकसान होता है। अगला उपकरण है लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है वो एक यूएसबी ड्राइव को जब कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं तो ये जो पेन होता है ये एक प्रकार से आपके कंप्यूटर को टच स्क्रीन बना देता है। ये स्क्रीन पर जहां आप इसको टच करेंगे वहीं पर ही, अब जैसे ये जो मैं स्टाइलस यूज कर रहा हूं ये इसकी तरह ही होता है, बस ये क्या है कि ये जो स्क्रीन है वो टच है इसलिए ये सीधा काम कर देता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर टच स्क्रीन बनाना हो तो ये लाइट पेन यूज किया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के स्कैनर का यूज करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। जैसे ये मैंने जो स्कैनर यूज किया है इसको कहा जाता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड इसलिए कहा जाता है, बेड आप जानते हैं बिस्तर, तो इसकी जो ये जो कांच होता है इसके नीचे स्कैनर डिवाइस होती है तो ये पूरी तरह फ्लैट होता है। आजकल हैंड हेल्ड आपके जो स्कैनर है वो भी आ गए, यानी हाथ में रखो, और आजकल तो पता है ऐसे स्कैनर आ गए जैसे बैंक वगैरह में यूज करते हैं, एकदम हाथ में रखो, बीच में जगह होती है, कागज डालो, एक तरफ से कागज जाएगा, दूसरी तरफ कागज बाहर निकल जाएगा और स्कैन हो जाएगा। हैंड हेल्ड ऐसे स्कैनर भी आते हैं, जैसे कागज के ऊपर स्कैनर को ऐसे ऐसे घुमाओ और वो पूरे पन्ने को स्कैन कर लेगा। तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है जो बाहर की सूचना को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का OCR है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब क्या होता है, जैसे जो अक्षर हैं, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है या अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो किताब वगैरह को स्कैन करने में ये OCR बहुत काम आता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे OMR होती है, तो OMR में आप क्या करते हैं, जैसे एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, तो 4 में से एक गोला आपको भरना होता है, तो OMR रीडर भी क्या करता है, जो गोला आपने भरा है उसको वो रीड करता है। अब जो आंसर की में अगर वो उत्तर मैच हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर गलत गोला भर दिया तो वो जो भी सॉफ्टवेयर की जो आंसर की होती है उसके हिसाब से वो प्लस माइनस यानी या तो नंबर जोड़ देगा या नेगेटिव मार्किंग से आपके नंबर काट लेगा। तो OMR रीडर भी स्कैनर ही होते हैं एक प्रकार के, वो जो भी OMR या कागज है उसको स्कैन करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बारकोड रीडर यूज किए जाते हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, पहले क्या होता था, आपने 10 चीजें ली तो वो 10 चीजों को बाकायदा लिखते थे, बिल बनाते थे। आजकल के शॉपिंग मॉल्स इतने एडवांस हो गए, बाय गॉड हजारों प्रोडक्ट उनके अंदर होते हैं, तो एक एक प्रोडक्ट की जानकारी रखें कैसे। तो शॉपिंग मॉल वाले क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपके शॉपिंग मॉल में जैसे आपने लक्स साबुन ली, अब लक्स साबुन आपने 100 मंगवा ली, तो क्या करता है कि वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें एंट्री कर दी जाती है कि लक्स साबुन 100 ग्राम की 68 रुपए की 100 पीस आपने एंट्री कर दी, और उस लक्स पर जो बारकोड होता है, ऐसा एक कोड होता है, वो कोड भी उसमें एंटर कर दिया जाता है। अब आप जैसे मान लीजिए दुकानदार से आप या उस शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने गए, आपने 5 लाइफबॉय लक्स की साबुन उठा ली 100 ग्राम वाली 68 रुपए वाली, और आपने अपनी वो ट्रॉली में रख ली। जब आप चेकआउट करते हैं यानी जब बिल बनता है, तो क्या करता है, एक ऐसा स्कैनर यूज करता है जो एक्चुअल में आपका बारकोड रीडर होता है। वो बारकोड रीडर आपके उस कोड को स्कैन करता है। जब वो कोड को स्कैन करता है तब एक यूनिट काउंट हो जाती है। तो जैसे वो स्कैन करता है, जो उसका सॉफ्टवेयर है जिस पर वो आपका बिल बना रहा है, उसमें उसकी लक्स की एक पीस आ जाता है। आपका वो जी 5 है, तो वो 5 बार नहीं करता, वो अंदर ही एक को काट के 5 कर देता है। जैसे ही वो 5 करता है, आपके बिल में 5 साबुन ऐड हो गई। सेम टाइम उसका जो स्टॉक है साबुन का, उसमें से 5 साबुन कम हो गई, तो अब उसका स्टॉक 100 के बजाय कितनी बोलेगा, 95 साबुन बोलेगा। ऐसे करते करते अगर मान लीजिए शाम तक अगर सारी साबुन खत्म हो गई, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको अलर्ट दे देगा कि भी लक्स साबुन जो है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, यानी जितनी साबुन आप लाए थे वो सारी की सारी बिक चुकी है। तो इससे उनको 2 फायदा होता है, कौन सा सामान खत्म होने वाला है, कौन सा सामान कितना बचा है, इसका भी उनको पता चल जाता है। ये तरीका शॉपिंग मॉल्स में यूज होते हैं। वरना आप मुझे बताओ, हजारों संख्या में जो प्रोडक्ट होते हैं, कैसे वो इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये QR कोड या ये बार कोड बहुत मदद करते हैं। एक तरफ जो आप QR कोड देख रहे हैं, ये एक जापान के इंजीनियर थे, मसाहिरो। इन्होंने वो टोयोटा में काम करते थे, और उन्होंने टोयोटा में काम करने के दौरान जो गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनको लेबल करने के लिए QR कोड डिजाइन किया था। और आज ये QR कोड इतना पॉपुलर हो गया है कि गवर्नमेंट वेबसाइट हो, चाहे हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल का प्रचार करना हो, चाहे इंस्टाग्राम का प्रचार करना हो, कुछ भी करना हो, हर जगह QR कोड, हर जगह QR कोड। QR कोड, Q का मतलब होता है क्विक और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी एक ऐसा कोड जिसमें आपकी पूरी जानकारी हो और वो तुरंत स्कैन करते ही जवाब दे दे। तो ये जो है आजकल के ऐसे QR कोड ऐसे रीडर आते हैं, और ये QR रीडर जो होते हैं, इनके सामने जैसे ही QR कोड आता है, ये तुरंत उस सूचना को डिकोड करके उस सिस्टम को भेज देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हम डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, चाहे वो डिजिटल कैमरा इस प्रकार का प्रोफेशनल कैमरा हो और चाहे इस प्रकार का वेब कैम हो। जब आपको चाहे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, किसी की फोटो खींचनी हो, आपको कोई ब्लॉग बनाना हो, तो आप इस प्रकार के डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं। इसके अलावा जो टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, जैसे ये मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर क्या करेगा, अगर ये टच स्क्रीन है तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करेगा, क्योंकि ये स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा है और साथ में आप इनपुट भी दे सकते हैं। तो आपके मोबाइल की जो टच स्क्रीन है वो
इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रही है। लेकिन पुराने जो कीपैड फोन आते थे या अभी भी कई लोग कीपैड फोन यूज करते हैं, तो उनकी जो स्क्रीन होती है जिनका टच काम नहीं करता, वो खाली एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पैड हो, चाहे लैपटॉप हो, जिनकी स्क्रीन टच है, वो सारे के सारे इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। इसके अलावा एक और उपकरण है जिसको बोलते हैं मोडेम। मोडेम का उपयोग जो होता है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मोडेम का इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्शन, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोडेम शब्द जो है ये दो शब्दों से बना है, मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर, इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बनता है? मोडेम बनता है। तो मोडेम दो पार्ट हो गया, मोडुलेटर, डीमोडुलेटर। मोडुलेशन का मतलब होता है जो जानकारी आपको भेजनी है उनको किसी दूसरी तरंग पर आच्छादित करना, और डीमोडुलेटर है कि उस आच्छादित तरंग से वापस सूचना बदलना। जैसे आपने कोई नाम भेजना है, जैसे गोड, अब इस गोड शब्द को ऐसे तो भेजा नहीं जाएगा, तो GOD को तरंगों में बदला जाएगा, और तरंगों में बदलने के बाद इसको किसी दूसरे तरंग पर आच्छादित करना पड़ेगा, और बाद में इसको वापस गोड में बदलना। तो गोड को तरंगों में बदलना मॉड्यूलेशन है, और तरंगों से वापस इसको गोड में बदलना डिमॉड्यूलेशन है। ये जो मोडेम होते हैं ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो सूचना को भेजने के लिए मोडेम का इस्तेमाल होता है। ये जो मोडेम होते हैं ये तीन प्रकार से काम करते हैं। एक तो होता है, एक तो जो इसका जो मोडेम जो होता है, एक तो होता है आपका नॉर्मल मोडेम, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक तो मतलब नो डुप्लेक्स आप कह सकते हैं, बिना डुप्लेक्स वाला। एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। ये मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसे वर्ड यूज कर लिए जाते हैं। नो डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें सूचना एक तरफा जाएगी। जैसे मान लो कोई एक ऐसी पतली गली है जिसमें एक आदमी जा ही सकता है, आ नहीं सकता, वन वे कम्युनिकेशन होगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, एक आदमी जा सकता है, एक आ भी सकता है, लेकिन एक बार में या तो जाएगा या आएगा। जैसे इतनी पतली गली है जिसमें जाएगा तो एक ही, आएगा तो एक ही, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें कम्युनिकेशन में सूचना सेम टाइम जा सकती है और सेम टाइम आ सकती है। ये कुछ ऐसा हो गया। जैसे नो डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला आपने सिर्फ सुना, आपकी आवाज वापस मेरे तक नहीं आ रही, तो नो डुप्लेक्स। मैं बोला, जब मैं बोला तो आपने सुना, लेकिन जब आप बोले तो मैं चुप हो गया, यानी सूचना एक तरफ इधर जाएगी वापस इधर आएगी, तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। लेकिन मैं बोल रहा हूं आप भी बोल रहे हो, साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे, तो ये हो जाता है फुल डुप्लेक्स। ये मोडेम होता है। मोडेम की जो स्पीड होती है वो बीट्स पर सेकंड में मापी जाती है, यानी जो डेटा की जो ट्रांसफर रेट होती है वो बीट्स पर सेकंड में मापी जाती है। और लास्ट जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं वो है एनआईसी कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ये इसलिए काम करता है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको नॉर्मली कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अटैच कर दिया जाता है, और इसके साइड में यहां दो पोर्ट आप देख रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के पोर्ट होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में पीछे की तरफ एक केबल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, जैसे मैं आपकी सुविधा के लिए कोएक्सियल केबल आ रहा हूं, ये जो आपको दिख रही होगी, ये जो केबल है ये जब आप कंप्यूटर के पीछे की तरफ लगाते हैं तो जहां ये केबल लगती है वो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर कार्ड होता है, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से या लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। ये इस प्रकार का हार्ड भी हो सकता है जैसा इसमें लगा हुआ है। और आजकल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आजकल छोटे टाइप के यूएसबी वाले भी आ गए। जैसे मैं ये आपके सामने छोटा सा कार्ड आपको दिखा रहा हूं, ये आपके नजदीक आके दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा यूएसबी में लगने वाला नेटवर्क एडेप्टर है। और ये पता क्या करता है, जब मैं इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा देता हूं तो ये वाईफाई का एडेप्टर बन जाता है। देखो इसमें सारी टेक्नोलॉजी आ गई, जो इसमें दिख रही है वो टेक्नोलॉजी इसमें भी है। ये वायर वाला है और ये वायरलेस है।
तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम यहां पे कर सकता है। तो आईटी के इस फर्स्ट पार्ट में तो हमने बात की इनपुट डिवाइसेस की, अगले पार्ट में हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।